तो जैसा कि हमने पिछले ऑफिशियल एपिसोड में देखा था कि शॉ चैन और उसके सभी साथी एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे और इधर उधर घूम रहे थे। तो अभी तो इस एपिसोड का ऑफिशियल एपिसोड रिलीज नहीं हुआ है। ये एपिसोड नोवेल बेस होगी और मैं एक ये बात बता देता हूँ कि ऑफिशियल एपिसोड में हमें ये दिखाया गया था कि शॉ चैन, कोको और उसके तीनों स्केलेटन घोस्ट दोस्त टेलीपोर्ट होकर इस जगह पर आ गए थे और बाकी सभी अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। लेकिन नोवेल में हमें ये बताया गया है कि वो सभी एक साथ ही टेलीपोर्ट होकर एक ही जगह पर आ गए थे, जिसमें वो मिस्टीरियस लड़की लैन न्यू भी थी। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये नजारा को देखकर शॉ चैन को ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही थी और कोको जो किंग ऑफ हेल के सिर पर बैठा था थोड़ा बेचैन हो गया था। आमतौर पर जो कोको किसी भी चीज की ज्यादा परवाह नहीं करता था, उसका इस तरह चौकन्ना होना काफी अजीब था। इसी बीच एक कल्टीवेटर खुशी खुशी पास के साफ सुथरे झरने की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह बगल के एक पुराने हॉल के पास पहुंचा, अचानक गायब हो गया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। जो खुशी उनके चेहरे पर थी वह एक पल में गायब हो गई। उसी समय एक और शक्तिशाली व्यक्ति जो हवा में उड़ रहा था वह भी अचानक गायब हो गया। अब ये साफ हो चुका था कि न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान भी खतरनाक था। कोई भी इधर उधर मत घूमो, उन पुराने हॉल्स के पास मत जाओ, शॉ चैन ने जोर से चिल्लाते हुए सबको चेतावनी दी। तभी उसे याद आया, ये वही पवित्र पहाड़ था। यही वो जगह थी जहाँ पहले कई ड्रैगन घूमते थे और ये कोको के घर हेवनली ट्री के बहुत करीब था। यही वो जगह थी जहाँ पहले उसकी जान जाते जाते बची थी। लेकिन सवाल ये था कि वे यहाँ पहुंचे कैसे और रात भी कैसे हो गई। क्या उन्होंने सच में स्पेस टाइम ट्रेवल किया था और आधे दिन से ज्यादा बीत चुका था? सभी के दिमाग में यही सवाल घूम रहे थे। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग ने भी गहरी रोर की, जैसे वह भी सबको आगाह कर रहा हो कि कोई भी बिना सोचे समझे कोई गलती न करे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी इस जगह से डर लग रहा हो। चारों ओर घने हरे भरे पेड़ थे, ऊंचाई से झरने गिर रहे थे और सुंदर बिल्डिंग्स और पवेलियंस बने हुए थे। ऊपर से देखने में ये जगह किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी, लेकिन हर किसी के दिल में अजीब सा डर समाया हुआ था। ये बहुत अजीब है, ऊपर से तो सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन नीचे का इलाका बिल्कुल उजाड़ है। एक कल्टीवेटर जो खाई के किनारे खड़ा था अजीब सी आवाज में बोला, और सच में जैसा उसने कहा, पहाड़ की चोटी पर बड़े बड़े शानदार हॉल्स थे, लेकिन नीचे का हिस्सा सुनसान और वीरान था। वहां मुश्किल से ही कोई पेड़ पौधे थे और पूरा पहाड़ भूरा और सूखा लग रहा था। ये नजारा सच में अजीब था। हर तरफ जो प्राचीन हॉल्स बने हुए थे वे समय के साथ कमजोर हो चुके थे, कुछ तो पूरी तरह ढह चुके थे। ये जगह आखिर कहाँ है और ये सब हो क्या रहा है? बाकी कल्टीवेटर्स भी घबराए हुए थे। लियोमू जो स्पेस पावर्स में सबसे ज्यादा माहिर था, उसने पूरे यकीन के साथ कहा, हम किसी अनजान जगह पर आ गए हैं, शायद किसी और वर्ल्ड में। वो मिस्टीरियस लड़की जो टाइम पावर्स में माहिर थी, उसने कहा, इस जगह तक पहुंचने में हमें बहुत वक्त लगा। अब सबको समझ आ चुका था कि आखिर अचानक दोपहर से रात कैसे हो गई। शॉ चैन ने कुछ भी छुपाया नहीं। उसने सबको बताया कि जब वह पिछली बार इस पवित्र पहाड़ के नीचे आया था तो उसके साथ क्या हुआ था। इस वक्त उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और अगर उन्हें जिंदा रहना था तो मिलकर साथ काम करना ही होगा। कुछ दूरी पर मिस्टीरियस लड़की लैन न्यू, जिसका पूरा शरीर रंग बिरंगी धुंध से ढका हुआ था, धीरे धीरे एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के सींग को सहला रही थी। वह उसके साथ संवाद करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर बाद वह वापस आई और बोली, एमेथिस्ट ड्रैगन किंग गलती से पहाड़ के नीचे एक पुराने हॉल में चला गया था और फिर अचानक किसी तरह से गोस्ट टाउन के सैक्रिफाइस ऑल्टर में पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग पहाड़ के नीचे से गोस्ट टाउन पहुंचा था और अब जब वे गोस्ट टाउन से लौटे थे तो सीधे पवित्र पहाड़ की चोटी पर आ गए थे। अब सवाल था, वो नीचे कैसे उतरेंगे? शॉ चैन के अनुभव और पहले जिन कल्टीवेटर्स को गायब होते देखा गया था, उन सबको देखकर ये साफ था कि पहाड़ के नीचे जाना इतना आसान नहीं होने वाला था। चलो धीरे धीरे नीचे चलते हैं, ये जगह गोस्ट टाउन जितनी खतरनाक नहीं होनी चाहिए। किसी ने ये सुझाव दिया। बाकी लोगों ने थोड़ी झिझक के बाद इस बात पर सहमति जताई और सबने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन मुश्किलें इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही वे मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़े, अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति अचानक हवा में गायब हो गया, लेकिन इस बार वहाँ कोई हॉल नहीं था। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे अभी भी पहाड़ की चोटी पर ही थे, असली उतराई शुरू भी नहीं हुई थी और फिर भी कोई गायब हो गया था। नीचे पहाड़ के चारों ओर फैले अनगिनत हॉल्स को देखकर सबको अजीब सा चक्कर आने लगा। अब सभी को सही मायने में खतरे का एहसास हुआ। जिंदगी और मौत किस्मत पर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहादुर कल्टीवेटर आगे बढ़ा। इस बार वे करीब 50 मीटर और आगे बढ़े, लेकिन जो सबसे आगे था वो भी बिना कोई आवाज किए गायब हो गया। ये कैसे हो रहा है? सभी घबरा गए। अब कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी मिस्टीरियस लड़की लैन न्यू, जो रंग बिरंगी धुंध से ढकी थी, बिना हिचकिचाए सबसे आगे बढ़ गई। सब उसकी हिम्मत देकर हैरान रह गए। नहीं, मुझे जाना चाहिए। तभी शॉ चैन भी आगे आया। उसे पिछली बार की घटना याद आ गई जब कोको ने 2 बार उसकी जान बचाई थी। उसने कोको को जमीन पर रखा और कहा, छोटे शैतान जरा दूर रहना और अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बचा लेना। ये सुनकर कर तो कोको एकदम गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे छोटा शैतान कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने गुस्से में शॉ चैन के बाल खींचे और फिर बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए लाइन के पीछे चला गया। इसके बाद वह बिना किसी झिझक के एमेथिस्ट ड्रैगन किंग की पीठ पर कूद गया। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग गुस्से से आग बबूला हो गया। ये नन्हा शरारती क्रिएचर बार बार उसे छेड़ रहा था। उसका मन किया कि वह तुरंत
कांटे से फाड़ कर रख दे। ये देखकर लैन न्यू उस लिटिल ड्रैगन से कहती है कि तुम गुस्सा मत हो। मिस्टीरियस लड़की ने एमेथिस्ट ड्रैगन किंग को शांत किया, जो गुस्से में आकर आग बबूला होने लगा था। लैन न्यू उससे कहती है कि ये तुमसे बहुत छोटा है, इसे थोड़ी देर के लिए अपनी मनमानी करने दो। एक ड्रैगन किंग को ड्रैगन किंग की एलिगेंस रखनी चाहिए। ये साफ था कि वह इस पावरफुल ड्रैगन को एक बच्चा मान रही थी जो गुस्से में आकर आग बबूला हो रहा था। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग ने एक रोर किया और फिर कोको की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि कोको अब इसे और प्रोवोक नहीं कर रहा और बस इसकी पीठ पर चुपचाप बैठा था। लेकिन इस वक्त कोको की नजरें शॉ चैन पर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी खतरे का अंदाजा लगा रहा हो। जैसे ही उन्होंने सेक्रेड माउंटेन से उतरना शुरू किया और मुश्किल से 10 मीटर आगे बढ़े थे, शॉ चैन अचानक गायब हो गया और उसी वक्त वहां से डिवाइन रेडियंस फूट पड़ी। कोको ने अपनी यूनिक पावर का इस्तेमाल कर लिया था। उसने शॉ चैन को खींचकर वापस ला दिया। सब लोग दंग रह गए, किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे इस छोटे से सफेद क्रिएचर को हैरानी से देखने लगे। यहाँ तक कि अमीथिस्ट ड्रैगन किंग का भी रिएक्शन एस्टॉनिशमेंट भरा था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा कि उसकी पीठ पर बैठा कोको आखिर कर क्या रहा था। जहाँ पे कोको ने मासूमियत से हंसते हुए एक बच्चे की तरह इनोसेंट एक्सप्रेशन दिया। शॉ चैन, जो कुछ ही सेकंड पहले मौत के मुंह में जाने वाला था, अब थोड़ा स्टेबल महसूस कर रहा था। उसने गंभीरता से कहा, अब भी मुझे लगा जैसे मैं किसी घातक ऊर्जा से घिर गया हूँ, बिल्कुल वही एनर्जी जो गोस्ट टाउन में थी। अगर हम इस सेक्रेड माउंटेन में कहीं गायब हो गए तो शायद हमें फिर से उसी गोस्ट टाउन में फेंक दिया जाएगा और इस बार हो सकता है कि हम कहीं और भी ज्यादा डेंजरस जगह पहुंच जाएं। इससे साफ था कि ये सेक्रेड माउंटेन दिखने में जितनी शांत लग रही थी, असल में उतनी ही खतरनाक थी। अगर थोड़ा भी चूके तो जान जा सकती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, 200 मीटर के सफर में शॉ चैन 3 बार गायब हो चुका था, लेकिन हर बार कोको ने अपनी यूनिक पावर से उसे वापस खींच लिया। लेकिन अब एक दिक्कत हो गई थी। कोको ने करते हुए इशारे में बताया कि अब उसे ये करना मुश्किल लगने लगा है। सभी को अब चिंता होने लगी थी। अगर वे ऐसे ही चलते रहे और पहाड़ के बीच तक पहुंच गए तो एंशिएंट हॉल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। उन सभी से बचना पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया था, जितने ज्यादा हॉल्स के पास जाते हैं, खतरा उतना ही बढ़ जाता है। अब सेक्रेड माउंटेन से निकलना इम्पॉसिबल लगने लगा था। जब कोको ने शॉ चैन को छठी बार वापस खींचा, तब अमेथिस्ट ड्रैगन किंग का रिएक्शन एकदम अलग था। वो कोको को देखकर अचानक हैरान हो गया और अगले ही पल डिवाइन रेडियंस उसकी आंखों से निकली और उसने आगे चल रहे एक प्रैक्टिशनर को खींचकर वापस ला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोको कर रहा था। यह देखकर हर कोई स्टंट रह गया। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग ने कोको की स्किल इतनी जल्दी सीख ली, लोगों ने ड्रैगन किंग की तारीफ करनी शुरू कर दी। वाह, ये सच में सिंडिकेट ड्रैगन किंग कहलाने लायक है। इतनी जल्दी इसने कोको की यूनिक पावर को कॉपी कर लिया। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे सराहा, एमेथिस्ट ड्रैगन किंग का एक्सप्रेशन बदल गया। उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट दिखने लगी। मिस्टीरियस लड़की, जो एमेथिस्ट ड्रैगन किंग को अच्छे से जानती थी, उसकी फीलिंग्स से समझ गई और उससे कहा कि क्या कोको ड्रैगन्स डिवाइन एबिलिटी यूज कर रहा था। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग ने हाँ में सिर हिला दिया। इस रिएक्शन ने सबको जैसे पत्थर बना दिया। कोको असल में एक ड्रैगन की डिवाइन एबिलिटी यूज कर रहा था, मैंने सोचा ही था, मिस रू यान ने कहा। जब हम गोस्ट टाउन में थे तब मोनार्क लायन ड्रैगन और टायरानिकल ड्रैगन इसी तरह की स्किल यूज कर रहे थे। उन्होंने अपनी डिवाइन एबिलिटी से चीजों को कन्फाइन, डिस्ट्रॉय और एक्सटर्मिनेट किया था। अब तो न सिर्फ बाकी प्रैक्टिशनर बल्कि शॉ चैन भी रुक गया और कोको की तरफ देखने लगा। लेकिन तभी कोको थोड़ा कंफ्यूजन में लगने लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें खोली और सबको पजल्ड एक्सप्रेशन से देखने लगा, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ईजेन ने मंत्र पढ़ा और कहा, मैंने एक बार एक एंशिएंट स्क्रिप्चर में एक्सोटिक बीस्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि कुछ रेयर एक्सोटिक बीस्ट्स इतने पावरफुल होते थे कि वे ड्रैगन्स जितने स्ट्रांग होते थे। उनकी इनबॉर्न इंटेलिजेंस इतनी हाई होती थी कि वे हर रेस की डिवाइन एबिलिटी को प्रैक्टिस कर सकते थे। मुझे लगता है कि कोको उन्हीं में से एक रेयर स्पीशीज का हिस्सा है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि उस एंशिएंट स्क्रिप्चर में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं था। उसमें इस एक्सोटिक बीस्ट की अपीयरेंस और नाम का जिक्र भी नहीं किया गया था। कोको का स्टेटस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सब लोग अब उसे पहले से भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। उनके दिल में यही ख्वाहिश थी कि काश वो इस छोटे से क्रिएचर को गोद में भर ले और अपने साथ ले जाए। लेकिन बेचारा कोको इन लोगों की सोच से बिल्कुल अनजान था। उसने अपनी चमचमाती बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और मासूमियत से सबकी ओर देखा। इतनी भीड़ का ध्यान खुद पर महसूस करके वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने अपनी छोटी छोटी पंखुड़ियों जैसी पंजों को हिलाया और उन सभी को डराने की कोशिश की। हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे और उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो नीचे फैले उन घने पैक्ड कैसल्स के और करीब पहुंच चुके थे। लाइट और शैडो तेजी से चमके और अगले ही पल शॉ चैन गायब हो गया। लेकिन कोको ने एन मौके पर उसे पकड़ लिया। हालांकि कोको को इसे रोकने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तभी मिस्टीरियस लड़की लियू मू और यीजेन ने तुरंत उसकी मदद की और आखिरकार शॉ चैन को बचाने में कामयाब रहे। ये अच्छा नहीं है, हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते, वरना हम में से कोई भी सेक्रेड माउंटेन के नीचे तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। शॉ चैन ने अपने कदम रोक लिए। उसे अपनी जान गंवाने का कोई शौक नहीं था और वो सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि कोको उसे बचाने में सक्षम था। लेकिन अब कोको पर लोड बढ़ता जा रहा था और अगर यही चलता रहा तो कभी न कभी गलती हो ही जाती। तो अब करें क्या? क्या बस यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करें? सबको घबराहट महसूस होने लगी थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। गाइस देखो उधर, वो एक सेक्रीफाइस ऑल्टर जैसा नहीं लग रहा? अचानक मिस रू यान ने चौंकते
हुए कहा, सेक्रेड माउंटेन का इलाका बहुत विशाल था और दूर बिखरी पड़ी चट्टानों के पीछे सच में एक सेक्रीफाइस अल्टर जैसा कुछ नजर आ रहा था। वो गहरे भूरे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। सबने सावधानी से उस ओर बढ़ना शुरू किया। जब वो वहां पहुंचे तो एक दूसरे की ओर देखकर हैरान रह गए। यह सच में एक सैक्रिफाइस अल्टर था जो लगभग 10 मीटर ऊंचा था और इससे एक अनगिनत साल पुरानी एंशंट ऑरा निकल रही थी। शॉ चैन ने कहा, यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम एकदम खेल लें। चलो ट्राई कर लेते हैं। सॉलिटरी सोर्ड डीमन भी सहमत हो गया। हालांकि वो बहुत घमंडी और अड़ियल था, लेकिन इस वक्त उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। सभी लोग उस एंशिएंट सैक्रिफाइस अल्टर पर चढ़ गए। अचानक एक गहरी बेलफुल ऑरा महसूस होने लगी, जैसे इस जगह को कभी खून से रंगा गया हो। भले ही कितने भी साल गुजर गए हों, लेकिन अब भी वहां सूखे खून के निशान साफ दिख रहे थे। लेकिन जब बहुत सारे लोग उस ऑल्टर के ऊपर पहुंचे तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह बस एक नॉर्मल सैक्रिफाइस ऑल्टर था। ब्लड सैक्रिफाइस, शायद इसे एक्टिवेट करने के लिए खून की जरूरत है। किसी ने इस बात का सुझाव दिया क्योंकि उन्हें ऑल्टर पर पुराने खून के दाग दिखे थे। ठीक है, हम सब थोड़ा थोड़ा खून इस पर गिराते हैं। सभी ने अपनी उंगलियों को चीरकर रक्त की कुछ बूंदें सैक्रिफाइस ऑल्टर पर टपकाई। हालांकि खून बहुत कम था, लेकिन वे साफ साफ ऑल्टर में बदलाव महसूस कर सकते थे। पूरा ऑल्टर लाल हो गया और उससे एक चमकता हुआ ब्लडी लाइट निकलने लगा। उसी समय आसमान के सितारों से एक के बाद एक लाइट बीम्स नीचे गिरने लगे और सीधे सैक्रिफाइस ऑल्टर पर इकट्ठा हो गए। फिर वो ब्लडी लाइट तेजी से ऊपर उठी और इस इलाके में एक भयानक ब्लडी रेडियंस फैल गई। लेकिन तभी एक अजीब नजारा सबकी आंखों के सामने आ गया। गोस्ट टाउन। यह देखकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। क्या वो फिर से गोस्ट टाउन भेजे जा रहे थे? ये सोचकर ही उनके मन में डर बैठ गया। लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक इमेज थी, उनकी डेस्टिनेशन नहीं। गोस्ट टाउन में अभी भी खतरनाक लड़ाई जारी थी। बुद्धा's इटर्नल व्हील, एंसेस्ट्रल ड्रैगन्स हॉर्न और ब्रास ट्राइग्राम्स लगातार डिवाइन मोनोलिथ पर हमला कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन्स भी अपनी पावर दिखा रहे थे। अनगिनत इविल स्पिरिट्स जिनके शरीर से स्काई रेंडिंग बेलफुल ऑरा निकल रही थी, डिवाइन मोनोलिथ की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो थी खून का समंदर। गोस्ट टाउन के ऊपर हवा में एक ब्लड सी तैर रहा था। उस ब्लड सी के बीच में हड्डियों का एक पहाड़ था और उन सोनियोडिकुंस का उन हड्डियों के पहाड़ के ऊपर एक एंशिएंट कासल था जिससे घना निगेटिव औंदरा निकल रहा था। यह देखकर हर कोई दंग रह गया। ये तो डिवाइन मोनोलिथ पर बना हुआ डायग्राम है। सच में जब वे गोस्ट टाउन में थे तब उन्होंने डिवाइन मोनोलिथ के सतह पर यह चित्र देखा था और अब वो चित्र सामने हकीकत में मौजूद था। हर कोई अपनी यादों में उस दृश्य को दोबारा देखने लगा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर डिवाइन मोनोलिथ पर जो लिखा गया था वो किसी नर्क से कम नहीं था। चारों तरफ खून की एक विशाल ओशन थी जिसमें अनगिनत लेयर्स में लहरें उठ रही थी। उसके बीच में बोन्स का एक बड़ा सा माउंटेन खड़ा था और इस खून के महासागर के ऊपर आसमान में ड्रैगन्स घूम रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द में चिल्ला रहे हैं। उनके साथ कई डीटीज और इंसान भी बैटल कर रहे थे। ड्रैगन्स और उन डीटीज के नीचे एक गोस्ट टाउन था। वहां का डिमोनिक ऑरा इतना ज्यादा डेंजरस था कि डार्कनेस के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस गोस्ट टाउन का गेट जो कि हेल का एंट्री द्वार था आधा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ नथिंगनेस थी, एक ऐसा वर्ल्ड जहां सिर्फ डार्कनेस का साम्राज्य था। और इस गोस्ट टाउन के नीचे एक ऑस्पिशियस लैंड थी। वहां एक आइडल कासल खड़ा था और चारों तरफ डिवाइन ट्रीज और जेड जैसे ग्रीन ग्रासेस उगे हुए थे। लेकिन इस जमीन का आउटलाइन पूरी तरह साफ नहीं था क्योंकि वो मोनोलिथ के सबसे निचले हिस्से में था और इसे ध्यान से देखने में मुश्किल हो रही थी। अब सी ऑफ ब्लड और माउंटेन ऑफ बोन्स वास्तव में रिवील्ड हो चुके थे। गोस्ट टाउन भी सामने आ गया था। क्या सच में इस गोस्ट टाउन के नीचे कोई प्योर लैंड मौजूद थी? सबके मन में डाउट था। इसका मतलब था कि डिवाइन मोनोलिथ पर बनाए गए ये पूरी पिक्चर सच थी। ब्लड रेड लाइट की चमक चारों तरफ फैल गई। आसमान में स्टार से गिरने वाली लाइट बीम्स को एंशिएंट सैक्रिफाइस ऑल्टर ने अब्सॉर्ब कर लिया और फिर एक जबरदस्त लाइट का एक्सप्लोजन हुआ जिससे हर कोई अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। लेकिन सभी को पता था कि अब वो किसी अनजान जगह पर जाने वाले थे। उनकी जान अब दांव पर थी। सैक्रिफाइस ऑल्टर को आमतौर पर ट्रैवल के लिए यूज नहीं किया जाता था। ऐसा लगता था कि ये किसी ऑफरिंग को भेजने के लिए था। अगर उनका डिडक्शन सही था तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा डेंजरस थी क्योंकि पॉसिबल था कि उन्हें सेंट डीमन के दरवाजे पर ऑफरिंग के रूप में भेजा जा रहा था। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें इस गैम्बल को लेना पड़ा। वो एक बार फिर एम्प्टी स्पेस से होकर गुजरने लगे। ये एक्सपीरियंस पिछली बार की तरह कर रही था। एंडलेस वॉइड में शूटिंग स्टार्स की तरह लाइट बीम्स उनके चारों तरफ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चमकते हुए स्टारी स्काई के नीचे से गुजर रहे हो। टाइम पूरी तरह से ट्विस्टेड हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि समय तेजी से गुजर रहा है या धीमा। फिर अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। अब ठंडी हवा चल रही थी। स्नोफ्लेक्स हवा में डांस कर रहे थे। चारों तरफ बस व्हाइट स्नो का एक विशाल लैंडस्केप था। वो सब ग्रेट स्नो माउंटेन पर पहुंच चुके थे। ईस्ट साइड में सेक्रेड माउंटेन, सेंटर में सी ऑफ बोन्स और वेस्ट में ग्रेट स्नो माउंटेन। ये तीनों एक सीधी लाइन में थे। ड्रैगन आइलैंड के ये तीनों लोकेशंस काफी अनयूजुअल माने जाते थे। लेकिन अब श्याओ चैन यानी शॉ चैन को समझ आ रहा था कि इन तीनों का आपस में गहरा कनेक्शन है। हर कोई नर्वस और स्केर्ड था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बार सच में बच पाए हैं या नहीं। इस वक्त डॉन का समय था। ईस्ट में सफेद रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। स्नो माउंटेन
माउंटेन पर तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, स्नोफ्लेक्स चारों तरफ बिखर रहे थे। इस स्नोई वर्ल्ड की ठंड बोन्स तक महसूस हो रही थी, जहां पर तभी एक वॉरियर कहने लगता है कि क्या यहाँ कोई टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होगी, क्या हमें ऑफरिंग के रूप में खा लिया जाएगा। बार बार डेथ का सामना करने के कारण उनमें से कुछ का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। डेंजरस इवेंट्स के इस सिलसिले के बाद सिर्फ 16 लोग ही इस मुकाम तक पहुंच पाए थे। इनमें किंग यामा, किंग ऑफ रीइंकार्नेशन और किंग ऑफ हेल, ये तीनों के तीनों ही स्केलेटन घोस्ट दोस्त भी शामिल थे। अगर यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो 13 लोग ही बचे थे। इसी बीच कोको ने एक चीयरफुल आवाज निकाली। उसने एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के सिर पर कदम रखा और बर्फीली जमीन पर कूद गया। वो खुशी से बर्फ में लौटने लगा, जैसे कोई छोटा सा स्नोमैन खेल रहा हो। यंग एमेथिस्ट ड्रैगन किंग इससे बिल्कुल खुश नहीं था। उसने एक रोर किया, लेकिन उसने कोको पर कोई हमला नहीं किया। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत था। ब्लिजर्ड थम चुका था, सूरज पूरब से ऊपर उठ चुका था और उसकी गोल्डन रेज बर्फ पर पड़ रही थी। ये एक नई उम्मीद से भरी सुबह थी। हर कोई चौकन्ना होकर स्नोवी ग्राउंड पर चल रहा था। वो एक स्नोवी पीक पर चढ़े और दूर के ग्रीन हिल्स को ऑब्जर्व करने लगे। अब तक कोई डेंजर सामने नहीं आया था, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम बच गए, एक प्रैक्टिशनर खुशी से चिल्लाया। इल्यूजन मास्टर कार्लोस सबसे पहले स्काई में उड़ गया। वो तेजी से दूर जाने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि इमीडिएट डेंजर नहीं है तो वो बिना रुके भागने लगा। अगर वो यहीं रहता तो उसे शॉ चैन के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़नी पड़ती, क्योंकि अब उनके कॉमन इंटरेस्ट्स खत्म हो चुके थे। सोर्ड डीमन जोर से हंसा। उसकी आवाज किसी मेटल के वाइब्रेशंस जैसी थी। उसने ये जेन, शॉ चैन और बाकी सभी की तरफ देखा और फिर अपने मेटल सोर्ड को उठाकर बिजली की स्पीड से वहां से चला गया। मिस्टीरियस लड़की जो कि कलरफुल मिस्ट में लिपटी हुई थी, वो भी एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के साथ तेजी से वहां से चली गई, जिसके साथ मिस लिंगर भी चली जाती है। इसके बाद बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स भी एक एक करके चले जाते हैं, लेकिन मिस रू यान अभी भी यहीं थी। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी और फिर अपनी लिली व्हाइट हैंड से यान किंग चैंग का हाथ मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। इससे यान किंग चैंग इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि वो गुस्से में अपनी दांत किटकिटाने लगती है। जहां पर अब तभी लियू मू कहने लगता है कि हम आखिरकार बच गए, जिसके इतना कहते ही वो बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वुंड काफी सीरियस थी और ऊपर से वो पहले से ही बहुत वीक था। अब जब उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया तो वो पूरी तरह एग्जॉस्ट होकर सो गया था। यहाँ पर अब येजेन को कोई नई इंसाइट मिल गई थी। वो सुबह के सूरज का स्वागत करते हुए बर्फीली जमीन पर बैठ गया। शॉ चैन एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसकी बॉडी आम लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। हालांकि उसे थोड़ा थकान महसूस हो रहा था, फिर भी उसे आराम करने की कोई इच्छा नहीं थी। गॉड स्लेयर, केओटिक पैटर्न्स, डीमन सप्रेशन और डेथ ब्लो, ये 4 घातक टेक्निक्स उसे किसी एंशिएंट मांत्रा की तरह लुभा रही थी। वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए बर्फीली माउंटेन के बीच भागा, फिर डिवाइन मोनोलिथ के हेवनली डायग्राम पर इन 4 टेक्निक्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वह एक स्नो माउंटेन की चोटी पर कूदा और लगातार कई आफ्टर इमेज छोड़ते हुए बिजली की तरह आगे बढ़ा। रोअर एक जोरदार गूंज के साथ बर्फीले पहाड़ की चोटी पूरी तरह से फटकर रह गई। उसकी पावर वाकई में जबरदस्त थी। दूर खड़ी मिस रू यान और यान किंग चैंग के चेहरे पर हैरानी थी, जबकि ध्यान में बैठे येजेन का मन भी विचलित हो गया। शॉ चैन बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने डिवाइन आर्मर पहन रखा हो। उसने अभी सिर्फ पहली टेक्निक गॉड स्लेयर का यूज किया था और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन सिर्फ इस एक मूव ने ही पूरे माउंटेन पीक को उड़ा के रख दिया था। अगर वो इन चारों मूव्स को बिना किसी लिमिट के यूज कर पाता तो उसकी जनरेशन में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। थोड़ा आराम करने के बाद शॉ चैन ने दूसरी टेक्निक चॉइकल पैटर्न्स की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन इस बार भी उसकी बॉडी की इनबिल्ट एनर्जी इस मूव को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाई। उसने केवल थोड़ा सा पावर रिलीज किया था और फिर तुरंत उसकी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई। इस वजह से वह बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह इन चारों टेक्निक्स गॉड स्लेयर, केओटिक पैटर्न्स, डीमन सप्रेशन और डेथ ब्लो को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। अगर वह अभी इन्हें पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा था और ये इतनी जबरदस्त थी, तो सोचो जब वह इन्हें पूरी पावर में यूज करेगा तो उसकी पावर कितनी टेरिफाइंग होगी। 2 टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने के बाद गॉड स्लेयर और केओटिक पैटर्न्स, उसने महसूस किया कि उसके क्यूआई और ब्लड में हलचल हो रही थी। उसकी बॉडी थोड़ा अनस्टेबल लग रही थी। वह समझ गया कि यह क्या हो रहा था। ये फीलिंग उसे पहले भी कई बार आ चुकी थी। जब भी वह कोई बहुत पावरफुल टेक्निक सीखता था तो उसकी बॉडी में ऐसी रिएक्शन होती थी। उसे अब यकीन हो गया था कि ये टेक्निक्स अधूरी थी, इनमें कोई ना कोई मिसिंग पार्ट जरूर था। इस बार गोस्ट टाउन में जाने के बाद उसके लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी साबित हुई। उसे वह क्यूआई ट्रेनिंग डायग्राम मिल गया था जो कि हेवन द्वारा दिया गया था। शॉ चैन बर्फीली चोटी पर शांत खड़ा था। ये क्यूआई या ट्रेनिंग मेथड बहुत अलग था, इसके लिए उसे बैठकर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं थी। उसके दिमाग में वो हेवनली डायग्राम फिर से अवेकन हो गया। उसने उसी के अनुसार सीक्रेट टेक्निक को ऑन परेड करना शुरू किया। ये पूरी तरह से पिछले क्यूआई ट्रेनिंग मेथड का परफेक्ट कंटिन्यूएशन था। जैसे ही उसने इसे यूज किया, उसके पूरे शरीर को एक अजीब तरह की रिलैक्सेशन महसूस हुई। उसके क्यूआई और ब्लड की अनस्टेबल एनर्जी तुरंत शांत हो गई। वह आधे दिन तक वैसे ही खड़ा रहा। उसके चारों ओर मल्टी कलर्ड रेडियंस चमक रही थी, जिससे पूरा स्नो कवर मैदान रोशनी से भर गया। स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से इकट्ठी होने लगी और उसके शरीर में समाने लगी। यहाँ पर शॉ चैन हवा में फ्लोट करने लगता
लगता है डिवाइन ग्लो उसकी स्किन के चारों ओर बहने लगा, जिससे उसका शरीर डिवाइन जेड जैसा लगने लगा था। शाम के वक्त शॉ चैन आखिरकार उस मिस्टीरियस मार्शल डोमेन से बाहर आया। उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक क्रिस्टल जैसा क्लियर रेडियंस बह रहा था। उसने बिना किसी रुकावट के 7th सेलेस्टियल लेयर को पार कर लिया था। अब उसका लेवल मोर्टल शेडिंग रियल्म के 7th स्टार में अपग्रेड हो गया था, सिर्फ इसलिए कि उसकी सीक्रेट टेक्निक में सुधार हुआ था। वह नेचुरली अगले लेवल तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ लियू मू बहुत पहले ही जाग चुका था। वह लगातार स्नो ग्राउंड पर एक के बाद एक डायग्राम्स बना रहा था, जैसे कोई डेविल उसे कंट्रोल कर रहा हो। यह मिस्टीरियस स्पेस मैजिक थी जो स्टोन फेंस पर रिकॉर्ड की गई थी। उसके लिए यह एक प्राइसलेस ट्रेजर से कम नहीं थी। शॉ चैन और ये जेन ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने उसे उसी सेल्फलेस डोमेन में डूबा रहने दिया। 2 दिन बीत चुके थे बिना पानी और खाना खाए। ये जेन ने कुछ स्नो रैबिट्स का शिकार किया और फिर शॉ चैन के साथ मिलकर उसे रोस्ट किया। ये भी एक तरह की अनकन्वेंशनल प्रैक्टिस ही थी। रोस्टेड मीट की खुशबू ने आखिरकार लियू मू को उसके सेल्फलेस डोमेन से जगा दिया, जो कि उस मीट की खुशबू से जाग गया था। दूसरी तरफ यान किंग चैंग, जो एक रिमार्केबली ब्यूटीफुल कैप्टिव थी, उसे कोई पेन या तकलीफ नहीं दी गई थी, बल्कि वो तो खुद को किसी से अलग नहीं मान रही थी। वो सबके साथ बैठी और इस मोमेंट को एंजॉय करने लगी। बस एक कोको ही था जो सबको दुखी निगाहों से देख रहा था। उसने अपना छोटा सा गोल और फूला हुआ पेट सहलाया और फिर अपने नन्हे नन्हे पंजों से अपनी आंखें ढक ली। एक बड़ी कैलामिटी से बचने के बाद हर किसी के मन में अजीब सा इमोशनल फीलिंग थी। आखिरकार वो लोग गोस्ट टाउन से बच निकले थे। भले ही वो अब एक आइस एंड स्नो वर्ल्ड में थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ एकदम जिंदा हो गई हो। एक जेन्युइन वर्ल्ड जिसमें वाइटैलिटी और एनर्जी थी, ये जीने लायक था। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।